देखिए, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था जनन के प्रकार। उसमें अलैंगिक जनन के प्रकार और विभिन्न प्रकार के जीवों के जो संतति होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, उनके नाम जो है हमने पढ़ा था। इस पार्ट में अपन जानेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन में हमेशा दो जीव भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा, और दोनों में अपने अपने जनन लैंगिक अंग पाए जाते हैं। और इन लैंगिक अंगों में क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, देखिए इन जनन अंगों में क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। नर के वृषण के अंदर, ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु बनता है, और मादा के अंडाशय के अंदर मादा युग्मक अंडाणु बनता है। ये डिंब या अंडाणु क्या है, मादा युग्मक है। क्या है, मादा युग्मक। और शुक्राणु क्या है, ये नर युग्मक है। क्या है, नर युग्मक का नाम शुक्राणु, और मादा युग्मक का नाम है अंडाणु या डिंब। ठीक है, लैंगिक जनन में प्रत्येक जीव के अंदर अपने अपने लैंगिक अंग पाए जाते हैं। इसमें एक मेल होगा, एक फीमेल होती है, और दोनों के ही लैंगिक अंगों में अपने अपने युग्मक बनते हैं। नर के युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु, और मादा युग्मक का नाम अंडाणु होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। नर और मादा युग्मक आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे, संलयित होंगे, और संलयन होने को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसका एक पार्टिकुलर नाम है। नर और मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। नर और मादा युग्मक का मिलना, संलयन होना या जुड़ना निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, और यह युग्मनज आगे विभाजित होता हुआ एम्ब्रियो, और यह एम्ब्रियो आगे चलकर भ्रूण में बदलता है। ये पूरी प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है। फिर लैंगिक जनन में कुछ जीव नवजात शिशु को जन्म देते हैं, और कुछ है वो अंडे देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखिए युग्मक। नर युग्मक का नाम क्या था, शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण नर के वृषण में होता है, ये बात हमने जानी। मादा युग्मक अंडाणु या डिंब का निर्माण मादा के जो लैंगिक अंग है उसमें अंडाशय में होता है। नर तथा मादा युग्मक दोनों अलग अलग जीवों में बनते हैं। नर अलग है और मादा अलग है, दोनों के अंदर अपने अपने लैंगिक अंग है। इन लैंगिक अंगों के अंदर उनके युग्मक बनते हैं। नर में नर युग्मक शुक्राणु बनता है, और मादा में मादा युग्मक अंडाणु या डिंब बनते हैं। अब नर और मादा दोनों क्या है, अलग अलग है। इनमें अपना लैंगिक अंग और इनमें अपना लैंगिक अंग पाया जाता है, इसीलिए इसे एक लिंगी कहते हैं। मानव क्या है, एक लिंगी जीव है, यानी नर में अपना लैंगिक अंग पाया जाता है और मादा में अपने लैंगिक अंग सेपरेट यानी अलग अलग पाए जाते हैं। देखिए मोनोगेमी कहते हैं, एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मोनोगेमी नहीं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल जीव कहते हैं। जैसे मानव है, मेंढक है, मछली है, पक्षी है, छिपकली है। इनमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, और दोनों में अपने अपने लैंगिक ऑर्गन सेपरेट यानी अलग पाए जाते हैं। ऐसे जीव को जिनमें अपने अपने लैंगिक ऑर्गन पाए जाते हैं, नर जननांग नर में पाए जाते हैं और मादा जननांग मादा में पाए जाते हैं, उनको एक लिंगी जीव कहते हैं। उदाहरण मानव, मेंढक, मछली, छिपकली और पक्षी ये है। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें दोनों प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक ही जीव है जिसके अंदर मादा अंग भी है और नर अंग भी पाए जाते हैं। नर और मादा दोनों अंग पाए जाते हैं। ऐसा कौन है, केंचुआ। केंचुए के अंदर दोनों लैंगिक अंग पाए जाते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी जीव या बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो केंचुआ है, लीच है,
ये सब कैसे हैं? द्विलिंगी। एक ही बॉडी के अंदर दोनों लैंगिक ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने जाना एक लिंगी और द्विलिंगी जीवों के बारे में। और नर के अंदर नर युग्मक शुक्राणु बनता है नर के जननम में, और मादा के जननम में मादा युग्मक अंडाणु बनता है। इसके बाद है निषेचन। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, और अंडाणु का मिलना मिलना या इनको संलयन होना भी बोलते हैं, संलयन होना। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब निषेचन दो प्रकार का होता है। निषेचन दो प्रकार का होता है। पहला है आंतरिक निषेचन और दूसरा है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वह निषेचन होता है जिसमें मादा के शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए, मादा के शरीर के अंदर निषेचन कैसे होगा? यानी नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों कहाँ जुड़ेंगे? मादा के शरीर के अंदर। अगर यह घटना हो रही है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे पक्षी है, मैमल्स है। ठीक है, मैमल्स का मतलब स्तनधारी, जिसमें मानव है, गाय है, बकरी है, भैंस है, ये सब स्तनधारी में आते हैं। बंदर है। ठीक है, इनके अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है। यानी शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर छोड़े जाएंगे और शुक्राणु फिर अंडाणु तक पहुंचेगा और दोनों जुड़ेंगे। ऐसी घटना को निषेचन कहते हैं। और ये जब मादा के शरीर के अंदर होती है निषेचन की क्रिया, तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। किसमें पाया जाएगा? मैमल्स में पाया जाएगा और पक्षियों में ये आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसके पश्चात एक होता है बाह्य निषेचन। ये क्या होता है? जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। किसमें पाया जाएगा? किसमें पाया जाएगा? ये पाया जाएगा मेंढक में। बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? मेंढक में। ये पूछा जाता है। निषेचन किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक का जुड़ना, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का आपस में जुड़ना या संलयन होना या मिलना, इसे ही निषेचन कहते हैं। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तो इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मादा के शरीर के अंदर हो रही है इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कह रहे हैं। ठीक है, और यदि निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है, बाहर कहाँ होगी? पानी के अंदर होगी, वो बताएंगे आगे। ठीक है, मादा के शरीर के बाहर होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। किसमें पाया जाएगा? मेंढक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सीधे अंडे देते हैं। ऐसे जीव या वे जीव जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, वे जीव जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। जैसे मानव है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, ये सब डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, इसलिए इनको जरायुज कहते हैं। यानी वे जीव जो सीधे बच्चे को पैदा करते हैं या जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। यानी इनको कहते हैं विविपेरस। क्या कहते हैं? विविपेरस, जरायुज। और अंडप्रजक वे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं और अंडे से एक निश्चित समय पश्चात क्या निकलते हैं? उनके चूजे या बच्चे निकलते हैं। तो वे जीव जो अंडे देते हैं डायरेक्ट बच्चों को पैदा नहीं करते, अंडे देते हैं, इसी कारण इसको अंडप्रजक कहते हैं। अंडप्रजक को बोलते हैं ओविपेरस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओविपेरस। ठीक है, ओविपेरस कहते हैं। अंडे कौन देते हैं? मुर्गी, मेंढक, तितली। ठीक है, तो बच्चे पैदा करने के आधार पर दो प्रकार के जीव, जरायुज और अंडप्रजक। वे जीव जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं और वे जीव जो सीधे अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक जीव कहते हैं। फिर देखिए, ये है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में क्या क्या पाया जाता है? नर जनन तंत्र में देखिए,
एक जोड़ी वृषण होते हैं। ये देखिए वृषण, नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और वृषण सेक्रोटल सैक के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यहीं पर नर युग्मक शुक्राणु और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी बनता है। शुक्राणु भी टेस्टिस में बनता है, टेस्टिस यानी वृषण में बनता है, और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी कहाँ बनता है? वृषण के अंदर बनता है। अब वृषण कहाँ है? ये देखिए, उदर गुहा के अंदर शरीर से बाहर नर के अंदर एक जोड़ी वृषण लटके रहते हैं शरीर के बाहर। इंग्लिश में इसको टेस्टिस कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं वृषण। इसके अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर शुक्राणु बनेगा। क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। और क्या बनेगा? नर हार्मोन बनेगा। नर हार्मोन, नर हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये भी कहाँ बनता है? इसी वृषण के अंदर बनता है। ये वृषण जो है एक सेक्रोटल सैक के अंदर थैलेनुमा संरचना के अंदर बंद होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, शुक्राणु नलिकाएं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वास डिफरेंस भी कहते हैं। ये क्या काम करती है? नर में एक जोड़ी शुक्राणु नलिकाएं पाई जाती है जो शुक्राणुओं को वृषण से यूरेथ्रा तक लाने का कार्य करती है, और यूरेथ्रा अलग अलग समय पर शुक्राणु और मूत्र का परिवहन करता है या परिवहन करने का कार्य करता है। अब देखिए, शुक्राणु नलिकाएं कौन सी है? ये देखिए, ये जो है शुक्राणु नलिकाएं हैं। कौन सी? ये जो दो डोरी जैसी संरचना आपको दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? शुक्राणु नलिकाएं। शुक्राणु नलिकाएं संख्या में 2 यानी एक जोड़ी पाई जाती है। एक जोड़ी का मतलब संख्या में 2। और ये क्या करती है? यहाँ से शुक्राणु जो है इनको इस नलिका के माध्यम से कहाँ तक लेके आएगी? इस यूरेथ्रल मार्ग तक लेके आएगी, और यहाँ से क्या करेंगे? मादा की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है? वीर्य वाहिकाएं। वीर्य वाहिकाएं क्या होती है? ये सेमिनल वेसिकल होती है। ये क्या होता है? सेमिनल वेसिकल। यह क्या करता है? वीर्य का निर्माण करती है। इसे शुक्राशय ग्रंथि भी कहा जाता है। शुक्राशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये देखिए, इसे शुक्राशय ग्रंथि कह रहे हैं। शुक्राशय, शुक्राशय को सही से लिखना पड़ेगा, शुक्राशय, शुक्राशय ग्रंथि। ये है सेमिनल वेसिकल। ये देखिए, इसके अंदर वीर्य बनता है। क्या बनता है? वीर्य का निर्माण होगा। ठीक है, इस वीर्य का निर्माण इस सेमिनल वेसिकल के अंदर होगा। और ये क्या है फिर आगे? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है। यह लिक्विड बनाता है जिसमें शुक्राणु के लिए पोषण उपस्थित होता है। कौन सा है? ये देखिए, ये देखिए मूत्राशय। ये मूत्राशय इतना बड़ा घड़े जैसी संरचना, ये मूत्राशय के ठीक नीचे अखरोट जैसी संरचना है। ये अखरोट जैसी संरचना क्या कहलाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि कहलाती है। नर में ही पाई जाती है। किस में पाई जाती है? केवल नर में पाई जाती है। और ये क्या करता है? जब शुक्राणु यहाँ आएंगे, इस नलिका से यूरेथ्रा में आएंगे, तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से इसमें वीर्य मिल जाएगा जो उसको तैरने के लिए माध्यम प्रदान करेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा? एक लिक्विड बनेगा। ये लिक्विड भी इसके साथ मिला दिया जाएगा जिसमें क्या है? नर के लिए भोजन है। नर के शुक्राणुओं के लिए क्या है? भोजन, यानी पोषण मिलेगा उनको। जिंदा भी तो रहना उनको 7-8 दिन तक, मादा की बॉडी के अंदर जाएगा ना, तब यहाँ से या यहाँ पर कई बार सुरक्षित हो जाएगा ना, तो इनको पोषण मिलेगा। जीवित रहने के लिए उसको भोजन भी तो चाहिए, तो वो यहाँ से पोषण ग्रहण करेगा। प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित लिक्विड में पोषण उपस्थित होता है जो शुक्राणुओं के लिए ही तैयार किया जाता है। फिर यहाँ से शुक्राणु जो ये जो ट्रैक है, इसे यूरेथ्रल वो यूरिनरी ट्रैक कहते हैं। ये अलग अलग समय के अंदर मूत्र भी छोड़ता है, यानी मूत्र भी यहीं से जाएगा और शुक्राणु भी यहीं से जाएगा, लेकिन एक समय पे नहीं जाएगा। जब शुक्राणु जा रहा है तो केवल शुक्राणु ही जाएगा, मूत्र नहीं जाएगा। ये देखिए, ये मूत्राशय है, ये पूरा गड़ा जैसे समय मूत्राशय यहाँ मूत्र यहाँ इकट्ठा होता है। ये
यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिकाएं हैं जो किडनी से आ रही है। कहाँ से आ रही है? किडनी। किडनी ब्लड को छानती है, फिर जो बच जाता है वो मूत्राशय के माध्यम से मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है और समय पे इसको क्या किया जाता है, इस यूरिनरी ट्रैक के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये क्या है? ये जो संरचना है ये एक मांसल संरचना है। ये क्या है? मांसल संरचना है। इसके माध्यम से शुक्राणुओं को मादा के शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। इसको कहते हैं पेनिस। क्या है? देखो पेनिस। पेनिस इस समागम या मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य को मादा के शरीर के भीतर योनि में छोड़ने का कार्य करता है। नर में यूरिन तथा वीर्य के निकालने हेतु एक ही मार्ग होता है। देखिए यहीं से मूत्र निकलता है और यहीं से शुक्राणु मादा के शरीर में छोड़ा जाएगा। ये मांसल संरचना होती है पेनिस। इसको पेनिस कहते हैं। ये क्या है? एक मांसल संरचना है और इसके माध्यम से मादा के शरीर में शुक्राणु को प्रवेश करवाया जाएगा और मैथुन क्रिया के दौरान है वो शुक्राणु छोड़ दिए जाएंगे लाखों की संख्या में। यह था नर जनन तंत्र। आगे बढ़ते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में देखिए क्या क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। तो देखिए मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय में ही मादा युग्मक अंडाणु या डिंब बनता है और साथ ही मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन भी यहीं बनते हैं। ये देखिए एक जोड़ी अंडाशय, ये कहाँ पाई जाती है? मादा के शरीर के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। नर के अंदर तो वृषण शरीर के बाहर लटके रहते हैं उदर गुहा में, जबकि अंडाशय जो है मादा के शरीर के अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? अंडाशय। यहाँ क्या बनेगा? मादा युग्मक अंडाणु बनेगा। मादा युग्मक अंडाणु या इसे डिंब भी कहते हैं। अंडाणु बनता है। अंडाणु बनता है। और क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा और साथ के अंदर यहाँ पर एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी यही बनेगा। ये दोनों मादा हार्मोन है, ये यही बनते हैं। इसके बाद देखिए अंडवाहिनी। क्या है? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को ओविडक्ट भी कहते हैं। अंडवाहिनी क्या है? ये देखिए ये है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी यानी इसको इंग्लिश में ओविडक्ट भी कहते हैं। ये क्या होती है? मादा में एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती है जो अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करता है। अंडवाहिनी पर अंगुलिनुमा उभार पाए जाते हैं जो अंडाणु को अंडवाहिनी में ग्रहण करने का कार्य करते हैं। ये देखिए अंडवाहिनी पे क्या पाए जा रहे हैं? ये अंगुली जैसे उभार पाए जा रहे हैं। देखो ठीक है, ये अंडवाहिनी पर पाए जा रहे हैं। दोनों अंडाशय से अंडवाहिनी निकल रही है। ठीक है, ये देखिए अंगुली जैसे उभार, ये काम क्या आ रहे हैं? ये क्या काम आएंगे? यहाँ से अंडाणु को ये ग्रहण करेंगे। ठीक है, ये देखिए अंडाणु बनेगा तो ये अंगुली जैसे उभार जो संरचना है ये अंडाणु को ग्रहण कर लेगी और अंडाणु को अपने भीतर ले लेगी। ठीक है, अंडाणु का निषेचन भी अंडवाहिनी में होता है। देखिए अब अंडाणु यहाँ पे है, आगे बढ़ता जाएगा अंडाणु समय के साथ साथ। और मादा के शरीर के अंदर जब हस्त मैथुन क्रिया होती है, समागम या मैथुन क्रिया होती है, तो नर अपने पेनिस के माध्यम से मादा की बॉडी के अंदर, वेजाइना है ये, योनि के अंदर क्या कर देता है? शुक्राणुओं को छोड़ देता है। इस पे अभी आएंगे अपन। ठीक है, ये है गर्भाशय। यह एक बेग जैसी संरचना होती है जहां पर निषेचित अंडा या अंडाणु वृद्धि करता है। गर्भाशय कहाँ है? ये देखिए, ये पूरी ऐसी संरचना जो आपको दिख रही है, ये गर्भाशय है। ये गर्भाशय है। ये देखिए पॉइंट नंबर 4, ये गर्भाशय है। यहाँ क्या है? ये बेग जैसी संरचना जहाँ पर बच्चा बड़ा होगा और 9 महीने यहीं पर रहेगा। 9 माह तक यहीं पर वृद्धि करेगा मादा के शरीर के अंदर। कहाँ है? मादा के शरीर के अंदर। मादा के शरीर के अंदर है। ठीक है, फिर देखिए योनि, गर्भाशय तक ले जाने वाली नलिकाकार संरचना। देखिए ये गर्भाशय है,
यहाँ तक ये नलिकाकार जो संरचना है, जो आगे किससे जुड़ी होती है, गर्भाशय से। ठीक है, ये जो संरचना है वो क्या कहलाती है, योनि। ठीक है, पुरुष से शुक्राणुओं को प्राप्त करती है, यानी पुरुष अपने लिंग के माध्यम से यहाँ पर शुक्राणुओं को छोड़ता है। ऐसे बहुत सारे शुक्राणु छोड़ देते हैं, मिलियंस में, लाखों में शुक्राणु छोड़ता है। ठीक है, यह बर्थ केनाल के रूप में जानी जाती है। इसको योनि को क्या कहते हैं, बर्थ केनाल। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बच्चा नवजात होगा, जब जन्म होगा तो यहीं से वो निकलेगा। ठीक है, यहीं से बाहर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से होकर माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, इसी कारण इसको बर्थ केनाल भी कहा जाता है। मादा में मूत्र तथा योनि द्वार दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखिए, ये तो योनि द्वार है, लेकिन मूत्र द्वार मादा में अलग अलग होते हैं, लेकिन नर में एक ही होता है। वहीं से मूत्र का विसर्जन होता है और वहीं से शुक्राणुओं को मादा की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, नर अपने शुक्राणुओं को योनि के अंदर छोड़ता है, बहुत सारे शुक्राणु छोड़ देता है। और ये जो योनि और गर्भाशय के बीच में ग्रीवा जैसे है, इसको सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ये जो संरचना है इसको सर्विक्स कहते हैं। ये क्या करता है, योनि को गर्भाशय से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब शुक्राणु यहाँ से तैरता हुआ क्या करेगा, फ्लूइड जो वीर्य बना था, वीर्य के साथ साथ तैरता हुआ आगे जाएगा गर्भाशय में, गर्भाशय से होता हुआ जहाँ पर अंडाणु है उधर जाएगा। कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ अलग दिशा में चले जाएंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए अंडाणु यहाँ पे है, तो यहीं पर शुक्राणु भी आएगा और शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाएंगे और इस घटना को क्या नाम देंगे, निषेचन। अब ये देखो, ये बात समझने लायक है। अंडाणु और शुक्राणुओं का मिलन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और ये घटना कहाँ हो रही है, अंडवाहिनी के अंदर होती है, गर्भाशय में नहीं होती है, अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये बात हमको याद रखनी है। निषेचन क्या है, अंडाणु, मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाती है। और ये निषेचन आंतरिक है या बाह्य है, यह घटना मादा के शरीर के अंदर हो रही है, क्योंकि शुक्राणु मादा की बॉडी के अंदर छोड़े हैं, तो इसलिए शुक्राणु तैरता हुआ कहाँ जाएगा, अंडाणु के पास जाएगा, अंडाणु से जुड़ेगा। यह घटना निषेचन कहलाती है और मादा के शरीर के अंदर हो रही है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। कौन सा निषेचन है मादा के अंदर, आंतरिक निषेचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह था मादा जनन तंत्र। अब देखिए, ये घटना जो घट रही है, शुक्राणु की संरचना ऐसे होती है। इसका ये एक्रोसोम पार्ट होता है, ये कैसा होता है, तिकोना पार्ट होता है। शुक्राणु, ये अंडाणु है, इस अंडाणु से जुड़ेगा। ठीक है, शुक्राणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जिसमें नर की सूचनाएं होती है। और इसका मिड पीस होता है, जिसको निबेन कर्ण कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऊर्जा देता है, उसको निबेन कर्ण कहते हैं। ठीक है, और तैरने के लिए इसमें क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, टेल यानी पूंछ। ये तैरता हुआ, पूंछ क्या काम आती है शुक्राणु में, तैरने के काम आती है, यानी गमन करने के काम आती है। ठीक है, ये होता है अंडाणु। ठीक है, इसका बाहरी जो पार्ट होता है ना, कई सुरक्षा लेयरों से घिरा होता है। ये देखिए, कई सुरक्षा लेयरों से घिरा हुआ है। बाहरी जो सुरक्षा एरिया है, इसको कहते हैं फोलिकल सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा का क्या है, सुरक्षा आवरण है। कौन सा है, कोरोना रेडिएटा। इसके अंदर वाला कौन सा है, जोना पेलिसिडा। ये देखिए, ये जोना पेलिसिडा आवरण पाया जाता है। और इस आवरण के अंदर जो है वो क्या है, न्यूक्लियस छुपा हुआ है, न्यूक्लियस छुपा हुआ है। ये इसकी सेल, ये मेम्ब्रेन है, ये देखिए मेम्ब्रेन है अंडाणु की। इस मेम्ब्रेन को भी भेदना है उसको, तो इन दो दो तीन तीन आवरण को शुक्राणुओं को भेदना है और भेद करके अंदर घुसना है। तो क्या करेगा, ये तिकोना पार्ट है वो अंडाणु के सुरक्षा कवच को भेदने का काम आता है। और ये अंडाणु जो शुक्राणु जब इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, अब ये इसका जो मेल पार्ट है, ये देखिए ऐसा, ये आगे बढ़ेगा तो इसकी पूंछ तो बाहर रह जाएगी, केवल इसका ये हेड पार्ट जो है, ये पार्ट, ये केवल इस न्यूक्लियस से जुड़ जाएगा, अंदर चला जाएगा भेदता हुआ, और पूंछ इसकी बाहर रह जाएगी। ठीक है, ये हेड पार्ट ही मादा के अंडाणु में प्रवेश करता है। ठीक है, अब आगे देखिए,
ये देखिए शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। ये निषेचन किस क्रिया हो रही है अभी बताता हूँ। देखिए नर युग्मक शुक्राणु का मादा युग्मक अंडाणु के साथ जुड़ना निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। अब ये घटना कहाँ हो रही है? अंडवाहिनी के अंदर हो रही है। अंडवाहिनी के अंदर। ये अंडवाहिनी कहाँ है? मादा के शरीर के अंदर। और ये घटना मादा के शरीर के अंदर हो रही है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन कहते हैं। और यही घटना यदि मादा के शरीर के बाहर हो, शरीर के बाहर हो, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ये निषेचन है। देखिए अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे शुक्राणु इसको घेर रहे हैं, लेकिन जुड़ कोई एक ही शुक्राणु इससे पाएगा। कोई एक शुक्राणु ही, सभी शुक्राणु भेदने का काम कर रहे हैं, लेकिन हर कोई भेद नहीं पाएगा। केवल एक शुक्राणु ही इसके अंदर प्रवेश कर पाएगा। देखिए ये शुक्राणु प्रवेश कर रहा है। यह जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा, बाकी शुक्राणु खत्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। बाकी का अब कोई काम नहीं रहा। जो जीत गया उसे जीत का इनाम मिलेगा। ये शुक्राणु जीत गया और ये अपना न्यूक्लियस क्या करेगा? देखो इसका केवल हेड पार्ट, बाकी पूंछ खत्म हो जाएगी, इसकी भी पूंछ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। केवल इसका सिर, माथा या हेड पार्ट जो है वही अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा। इसका जो न्यूक्लियस है उसको अन्न के नाम से दे रहे हैं। ये न्यूक्लियस और मादा का न्यूक्लियस आपस में क्या होंगे? अब जुड़ेंगे। ठीक है, ये जुड़ करके क्या बना? युग्मनज। ये देखिए ये युग्मनज, इसलिए कहा कि निषेचन के पश्चात क्या बनता है? निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। ये युग्मनज है। दोनों जुड़ने के पश्चात क्या बना? युग्मनज बना। ये युग्मनज है। ठीक है, ये युग्मनज बनता है। और ये अब मादा के गर्भाशय में स्थापित होगा। कैसे? देखिए आगे। अब देखिए मादा के शरीर के अंदर, अब देखिए मादा के, ये देखिए निषेचन की घटना हुई जो अभी हमने पढ़ा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। ये मादा के शरीर के अंदर हो रही है घटना, तो इसे आंतरिक निषेचन। और यही घटना यदि मादा के शरीर के बाहर हो रही है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इतना हमें याद रखना। ये देखिए दोनों के न्यूक्लियस आपस में जुड़ रहे हैं, केंद्रक आपस में जुड़ रहे हैं। यहाँ जुड़ा है फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने से क्या बना? ये जो बना है उसका नाम है युग्मनज। युग्मनज यानी जाइगोट। इंग्लिश में इसको जाइगोट कहते हैं, हिंदी में इसको युग्मनज कहते हैं। ठीक है, ये आगे क्या होगा? विभाजित होगा। 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, 16 से फिर आगे देखो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आती है। और यहाँ इस अवस्था के अंदर ये क्या करता है? गर्भाशय के अंदर रोपित हो जाता है। आगे ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के अंदर गर्भाशय के अंदर देखिए यहाँ उपस्थित हो गया, जुड़ गया। मादा के गर्भाशय की दीवार से या भित्ति से जुड़ जाता है और जुड़ करके यहीं रहता है। ठीक है, अब यहीं रहेगा और यहाँ पर कितने माह तक? 9 माह तक यहीं पर क्या करेगा? 9 माह तक यहीं पर वृद्धि करेगा। ठीक है, देखिए निषेचन के पश्चात है वो युग्मनज बनता है जो एक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है। यह कोशिकाओं की एक गेंद के रूप में बार बार विभाजित होता है। ये देखिए बार बार विभाजित हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से फिर आगे देखो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था आते हैं और ये इम्प्लांट ब्लास्टोसिस्ट। ये देखो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था के अंदर ये मादा के गर्भाशय के अंदर जुड़ जाता है। इस विकासशील संरचना को भ्रूण या एम्ब्रियो कहते हैं। यह भ्रूण गर्भाशय में पहुंचकर गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। ये देखिए भ्रूण है वो नलिका से आता आता, अंडवाहिनी से आता आता गर्भाशय में रोपित हो गया। रोपित होने यानी गर्भाशय की दीवार से जुड़ना। यहाँ पर यह 9 माह में विकसित होता है। विकसित होते भ्रूण में जब हाथ, पैर, सिर आदि संरचना विभेदित हो जाती है तो इस भ्रूण को फीटस कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? जब हाथ पैर दिखने लग जाते हैं तो इसको फीटस कहते हैं। जन्म के समय भ्रूण का वजन कितना होता है? लगभग 3 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 3 किलोग्राम होता है। तो हमने निषेचन, मादा जननंग, नर जननंग, उनकी संरचना और निषेचन की क्रियाविधि और नए भ्रूण कैसे बनते हैं ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अभी तो लैंगिक जनन में एक नर होता था, एक मादा होती थी, दोनों अलग अलग होते थे।
इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर केवल एक ही जीव होता है। एक ही जीव नए जीव का निर्माण करता है। देखिए, अलैंगिक जनन में एक ही जीव, एक ही जनक या जीव कह दो इसको, ये जीव या जनक है वो विभाजित होकर नए संतति यानी संतान, बच्चे बनाता है, तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी एक ही जीव जब विभाजित होकर यानी दो भागों में टूटकर या विभाजित होकर, बंटना टूटना होकर नए जीव बनाता है तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में एक ही जीव भाग लेता है। एक ही जीव से देखो नए जीव बन रहे हैं, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन का एक प्रकार है द्विविखंडन। ये द्विविखंडन है क्या? इसको इंग्लिश में बाइनरी फिशन कहा जाता है। अलैंगिक जनन की यह विधि एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है। कौन से जीवों में? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, विशेष करके अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन यानी द्विविखंडन पाया जाता है, जो अलैंगिक प्रकार का एक जनन है। इस प्रकार के जनन में एक खांच बनती है। क्या बनती है? खांच बनती है। धीरे धीरे यह खांच गहरी होती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव तथा केंद्रक दो भागों में, कोशिका द्रव और केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। अंततः जीव जो है वो दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार का अलैंगिक जनन, जिसमें एक ही जीव दो पुत्री जीवों में विभाजित होकर जनन करता है, उसे द्विविखंडन कहते हैं। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। देखिए, ये अमीबा है कोई, इसकी मैं संरचना बनाता हूँ। इसके अंदर ये केंद्रक है, ये इसके अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक खांच बनेगी। ये देखिए, अब ये केंद्रक है, अभी केंद्रक एक है, ये खांच बन रही है, ये खांच बन रही है, इसमें खांच बनती है। ये खांच इधर से और एक इधर से खांच बन रही है, दो विपरीत ध्रुवों से खांच बनती है। धीरे धीरे ये खांच क्या होती जाती है? और ज्यादा गहरी होती जाती है, और धीरे धीरे जो ये केंद्रक था ये भी है वो दो भागों में विभाजित होता जाता है। देखिए, ये खांच गहरी होती गई और अंततः ये जीव है वो टूट करके दो भागों में विभाजित हो जाएगी। ये खांच है वो और गहरी होगी और नीचे अंततः दो जीव बन जाएंगे। ऐसे देखिए, दो जीव बन जाएंगे। एक ही देखिए, ये जीव हो गया, इसमें केंद्रक आ गया और प्लस के अंदर दूसरा जीव ये बन गया। दोनों के अंदर कोशिका द्रव भी टूट गए। इसका कोशिका द्रव आधा इसमें आ जाएगा, आधा कोशिका द्रव इसमें आ गया, तो ये दो है वो पुत्री जीव बन गए, पुत्री जीव। और ये एक जीव था। इस जीव से जनक यानी पिता, जब पिता से दो आगे चलकर है वो बाइनरी फिशन के द्वारा, द्विविखंडन द्वारा खांच से गहरी होती जाती है और इससे कोशिका द्रव, ये कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव और केंद्रक है वो दो भागों में बंटकर है वो आधे आधे है वो दो जीवों में चले जाते हैं। इस प्रकार नए जीवों का निर्माण होता है और इस विधि में केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसीलिए अलैंगिक जनन इसे कहा जाता है। और बाइनरी फिशन से होता है। किससे हो रहा है? बाइनरी फिशन यानी द्विविखंडन, दो भागों में टूट करके बन रहा है नए जीव का नाम, इसे द्विविखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन कहते हैं। किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। किसमें? अमीबा में। किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? द्विविखंडन प्रकार का पाया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है मुकुलन। अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है मुकुलन। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जनन में जीव के शरीर पर एक बल्ब जैसा उभार बनता है। क्या बनता है? बल्ब जैसा उभार बनता है, यानी उभार जैसी संरचना बनती है। इस उभार जैसी संरचना या बल्ब जैसी संरचना को मुकुल या कलिका कहते हैं। कलिका मतलब बड, इसलिए इसका नाम है बडी। ठीक है, क्या है देखिए फिर से, इस प्रकार के जनन में मुकुलन पढ़ रहे हैं। अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है मुकुलन। इस प्रकार के जनन में जीव के शरीर पर क्या बनेगी? एक बल्ब जैसी संरचना बनेगी। इस बल्ब जैसी संरचना का क्या नाम है? इसका नाम है मुकुल या कलिका। यह कलिका अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करती है। अलैंगिक जनन की यह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कलिका या मुकुल द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, उसे मुकुलन कहते हैं।
किस में पाया जाएगा? हाइड्रा में पाया जाएगा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जन्म पाया जाएगा। अब देखिए हाइड्रा क्या है, देखिए ये हाइड्रा ऐसे होता है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय, ये ऐसा हाइड्रा है। अब इसमें एक केंद्रक होता है। अब इसके शरीर पे क्या होगा? ये है हाइड्रा, ठीक है। ये एक जनक है, यानी आगे चलकर नए जीवों का निर्माण करेगा। इसमें क्या होगा कि इसके शरीर पर एक बड जैसी संरचना बनेगी। ये इसके टेंटाकल्स होते हैं, ऐसे संरचना होती है इसके शरीर पे, ठीक है। इसमें एक केंद्रक है और कोशिका द्रव भरा हुआ है। यहाँ भी कोशिका द्रव भरा हुआ है, लिक्विड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके शरीर पे एक बड जैसी संरचना बनेगी। ये देखिए, ये एक बड जैसी संरचना बन गई, ठीक है। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका केंद्रक बंटने लगेगा। कैसा होगा देखिए, और ठीक है, ये केंद्रक था। अब इसका केंद्रक भी दो भागों में बंटने लग जाएगा और ये उभार जैसी संरचना आगे बड़ी होती जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा। ये केंद्रक आधा इसमें चला जाएगा, आधा इसमें रह जाएगा। केंद्रक आधा इसमें, आधा इसमें। फिर क्या होगा, नए दो हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। देखिए दो हाइड्रा बन गए टूट करके, एक बड जैसी संरचना बनी और वो बड जैसी संरचना यहाँ से कट करके आधा केंद्र किसमें रह गया, आधा केंद्र किसमें चला गया और टूट कर एक नए जीव बने। इसको बोलते हैं संतति हाइड्रा। आधा केंद्र किसमें चला गया और आधा केंद्र इसमें चला गया। ये है पुत्री हाइड्रा, बोल दो इसको पुत्री हाइड्रा। अलैंगिक जनन का ये दूसरा प्रकार है। इसे पुत्री हाइड्रा या संतति कहते हैं। संतति यानी संतान, पुत्री या पुत्री हाइड्रा कहते हैं उसको, ठीक है। ये अलैंगिक जनन का अपना प्रकार था जिसको हमने जान लिया। आज के लिए इतना ही। ये पाठ लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने जाना समझा, रिवीजन पुनः आप कर लीजिए, देखिए वीडियो और इसको समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।